हरिओम दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। दोस्तों, मध्य प्रदेश एसआई का मॉक टेस्ट अभी एप्लीकेशन में कंप्लीट हुआ है और सारे विषय के सॉल्यूशंस हमारे टीचर्स ने आपको दिए हैं। और आज हम भाग हिंदी मध्य प्रदेश एसआई का टेस्ट सॉल्यूशन कराने वाले हैं हम आपको, जो कि टेस्ट में हमने दिया था। तो चलिए ध्यान से देखिए और मिलाइएगा कहाँ आपकी क्या गलतियां रही है और आगे क्या गलतियां आपको नहीं करना है। इन बातों पर बड़े ध्यान से आप यहाँ पर फोकस करेंगे। तो आइए, ज्यादा समय खराब ना करते हुए सीधा मध्य प्रदेश एसआई का ये टेस्ट सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों, हमने पहला क्वेश्चन दिया था आपको कि कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। हमने दो शब्द कहे कि कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। इस वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध है? इसमें लिखा है प्रथम कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है, दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों रूपों में हुआ है। अब देखो, ये ऑप्शन आपने पढ़ लिया, जरा ध्यान से देखो। यहां पर लिखा है कोई आदमी। कौन आदमी हमको नहीं पता। कोई आदमी है जो धन की चाहत रखता है, ठीक है। तो कोई आदमी संतान की चाहत रखता है, तो निश्चित है कि दोनों कोई का जो संदर्भ हो तो एक सा है। दोनों कोई जो है विशेषण के तौर पे तो आए नहीं है, तो इसलिए यहां पर आपका सीधा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि दोनों बार जो कोई आया है वो सर्वनाम है और अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, यहां लिखा है सार्वनामिक विशेषण, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरी बार आया कोई, पहली बार आया कोई, वो भी तो सर्वनाम है। यहां पर लिखा दूसर, तो दूसर बार क्या होता है? दूसर बार नहीं होता है, दूसरी बार होता है। कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों रूपों में हो सकता है। ये अच्छी बात है, दोनों रूपों में हो सकता है, हम वो बात नहीं कर रहे। लेकिन क्या आपने सुना है कि कोई शब्द, कोई से कोई विशेषण बनता हो? ऐसा तो नहीं होता है, तो इसलिए ये यहां पर ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जाना था। देखो, जब हम प्रश्न सॉल्व करते हैं तो हमको जरा ये बात याद रखनी होती है कि जब वो हम प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो उसके तीनों ऑप्शन में से बाकी के ऑप्शन क्यों सही नहीं है, ये भी हमको जरा क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इस विषय बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कितनी नावों में कितनी बार कितनी नावों में कितनी बार, ये सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देव पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, व्यास सम्मान या ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो देखो बेटा, इसका राइट आंसर सीधा सीधा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी साहित्य का ये पुरस्कार है, इसके विषय में आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, जयद्रथ वध, क्या जयद्रथ वध, जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका की कृति है? देखो, मैं आपको बता दूं, महादेवी वर्मा ने तो जयद्रथ वध नहीं लिखा है, क्योंकि उनके समय की ये रचना ही नहीं है ना। सुमित्रानंदन पंत, इनका भी ये नहीं है। निराला जी की रचना भी नहीं है। जयशंकर प्रसाद की बड़ी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है कामायनी, है ना। लेकिन जयद्रथ वध की अगर हम बात करें तो ये केवल और केवल मैथिली शरण गुप्त जी की जो है उनकी रचना है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो यहां देखो, दो बातें आपको ध्यान में देखने को मिली। एक, यहां से आपको ये क्वेश्चन बनेगा कि पुरस्कार को, तो ये आप आइडेंटिफाई कर लो, क्वेश्चन में हमने दिया है आपको। ये टॉपिक आप अभी लिख लो कि ये आपको पढ़ना है, ठीक। और पीछे क्या क्वेश्चन दिया था हमने कि हाँ, ये थोड़ा सा गहराई का व्याकरण पोर्शन, वो तो हमने पढ़ाया हुआ है अच्छे से। और ये लेके कृति यानी कि रचना वाला क्वेश्चन फिर से, तो ये भी आप लिख लेना अपने नोट में कि ये भी पढ़ना है आपको, ठीक। अगला क्वेश्चन हिंदी भाषा के विकास से क्वेश्चन है कि वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली जो नामकरण है ना, ये किस कारण पड़ा है, ये पूछा था। अब इसका पहला ऑप्शन लिखा है, इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक है, अच्छी बात है। इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है। भाई, ध्वनि विन्यास कर्कश होने से इसका नाम खड़ी बोली कैसे पड़ेगा? ये कोई बात नहीं हुई। इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है, ये नॉनसेंस ऑप्शन इसको कहा जा सकता है। इसे खरे खोटी कहने की क्षमता है, ये भी नॉनसेंस ऑप्शन है ना। तो सीधा एलिमिनेट करके आपको पता चल रहा है इसका राइट आंसर है कि खड़ी मात्रा का प्रयोग ज्यादा है, इसलिए इसको खड़ी बोली कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। चौथा, पांचवा क्वेश्चन, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में ध्यान से देखो क्या लिखा। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखना है। मतलब जो बाढ़ से पीड़ित हो गए हैं उनसे संबंधित पत्र आप किसको लिखोगे? जो लेखाधिकार महोदय होंगे उनको, जिलाधिकारी यानी कि कलेक्टर, या जिसको डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिनको कहते हैं, कुलपति। एक बात बताओ, बाढ़ पीड़ितों का जो सहायता करना है तो ऐसा पत्र आप क्या किसी कॉलेज के कुलपति को लिखोगे क्या? नहीं। किसी लेखाधिकार को लिखोगे? नहीं।
क्या आचार्य जी को लिखोगे, शिक्षक को लिखोगे? नहीं, किसको लिखोगे भाई? कलेक्टर साहब को लिखोगे, जिलाधिकारी को लिखोगे। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के हमको यहाँ पर आंसर देने थे। इतने बढ़िया प्रश्न आए थे। चलिए देखो, अभी मेरी बात सुनना सभी लोग कह रहे होंगे कि सर ऐसे हिंदी के क्वेश्चन आप यूट्यूब पर करवाइए। अच्छी बात है। आप लोगों को हम क्या करवाते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे। ये सुविधा हमारे उन विद्यार्थियों को ज्यादा अच्छे से मिल पाएगी जो विद्यार्थी एप्लीकेशन में पेड कोर्स में पढ़ रहे हैं। उन विद्यार्थियों से बाकायदा टेस्ट बना होगा, है ना। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? ये बहुत बल देकर के मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि खड़ी बोली जो हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? अमीर खुसरो, नानक, तुलसीदास, गुरु गोविंद सिंह। वो तो ठीक है, आपका सीधा आंसर आपको दिख गया कि अमीर खुसरो को। क्यों? क्योंकि नानक, तुलसीदास और गुरु गोविंद सिंह जी, इनकी रचनाएं उतनी खड़ी बोली में नहीं है भाई। नानक की अलग भाषा में, तुलसीदास जी की अलग है और गुरु गोविंद सिंह की अलग शिक्षाएं हैं। तो अमीर खुसरो के विषय में हमने आपको बताया था। ये हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ाया हुआ है, बड़े अच्छे से ये हमने समझाया है। और जो आपने कहा था सर ये भी आ जाए और वो भी आ जाए, तो देखो डबल ऑप्शन जो है, दो लोग हैं जिनको माना जाता है अमीर खुसरो, एक जन और है, लेकिन उनका ऑप्शन में नहीं आया इसलिए, क्योंकि ताकि आप फंसे ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। देखो जब मैं मान लो आप कुछ कर रहे हैं और अचानक से आपके शिक्षक आ गए या अचानक से आपके पिताजी आ गए, तो आप अचानक से क्या हो जाते हैं? घबरा जाते हैं, है ना। तो अचानक घबरा जाना, इसके लिए उचित मुहावरा कौन सा आप लगाएंगे? हक्का बक्का रह जाना। हाथ के तोते किसके उड़ते यार? भीगी बिल्ली बनने का मतलब है मासूम बन जाना किसी के सामने, तो वो नहीं आएगा यहाँ पर। हाथ के तोते उड़ना ये कोई मुहावरा नहीं है यहाँ पर। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने का मतलब होता है जानबूझ के स्वयं का नुकसान कर लेना, तो उसके लिए ये चीज नहीं आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है हक्का बक्का रह जाना। क्या हो जाएगा? हक्का बक्का रह जाना। ध्यान रहेगा ना। तो यहाँ आपका सही उत्तर है। हाथों के तोते उड़ जाना नहीं हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखना हक्का बक्का रह जाना, अचानक घबरा जाना। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हक्का बक्का रह जाना मतलब स्तब्ध रह जाना, नहीं नहीं। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, मेरा गलती हो गया। ठीक है, चलो इसको हटा दो। हक्का बक्का रह जाने का प्रयोग वहां पर हम करते हैं जहां पर एकदम हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं, या कोई चीज ऐसी हो जाती है कि जिसको हम सोचते ही रह जाते हैं, उसको हक्का बक्का कह जाते हैं, है ना। तो वो अलग विषय है कोई। ठीक है, यहाँ पर हाथों के तो तोड़ जाना ये वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, सॉरी मेरी गलती हुई यहाँ पर, अचानक घबरा जाना। ठीक, अगला। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, इसमें कौन सा छंद है? तो देखो चौपाई है क्या, हरि गीतिका है, रोला है, या मालिनी है? तो इसको गिनो आप। मंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। क्लियर हो गया? आपको निश्चित आंसर मिल गया हरि गीति का छंद, क्योंकि इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं। चौपाई में होती हैं 24, रोला में होती हैं 24, इसलिए यहाँ पर मालिनी तो है ही नहीं, ये टोटली अलग हो जाएगा। तो इसलिए हरि गीति का यहाँ पर राइट आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, ध्यान रहेगा ना। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, रस कौन सा है? कौन सा जूस है बेटा? जूस नहीं, यहाँ रस का मतलब होता है सेंटीमेंट। क्या होता है? सेंटीमेंट्स। बात समझ पा रहे हैं? और प्रत्येक रस में एक स्थायी भाव होता है। देखो जैसे श्रृंगार रस लिखा है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव आता है प्रेम या रति। क्या इस काव्य को, इस लाइन को पढ़ने में प्रेम आ रहा आपको? नहीं। क्या इस काव्य को पढ़ने में हंसी आ रही है, हाथ से आ रहा है आपको? नहीं। तो इसका स्थायी भाव भक्ति है क्या यहाँ पर? क्या भक्ति है या भगवत अनुराग की भावना यहाँ पर आपको दिख रही है? भगवत प्रीति आपको समझ में आ रही क्या? नहीं सर। उत्साह समझ में आ रहा है? हाँ सर, उत्साह समझ में आ रहा है। क्या उत्साह? यानी कि एक्साइटमेंट। ये राइटिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि लिखने में हल्की फुल्की गलतियां हो जाती हैं। उत्साह, तो यहां पर वीर रस आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। समझ पा रहे आप? तो वीर रस क्या हो जाएगा? वीर रस। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य आपको पहचाना है कि विभक्ति संबंधी त्रुटि कहां पर आपको यहां समझ में आ रही है, कि कहां पर विभक्ति वाली गलती आप यहां पर देख पा रहे हैं। प्रश्न क्या लिखा है?
उसको जरा समझ के बेहतरीन तरीके से आंसर देना है। विभक्ति संबंधी विभक्ति की बात करें तो विभक्ति चिन्ह तो आपको पता है यार कितनी हो जाती है, विभक्ति की बात करो तो 8 हो जाती है। अरे यार ये है ना। अब देखो विभक्ति में आपको मालूम है, आप पढ़ते हो कर्ता ने कर्म को, इनके साथ शून्य भी होता है जहां ना हो, फिर करण से, ये विभक्तियां हैं। उससे किस सेंस में आता है बाबा? के द्वारा। फिर आता है संप्रदान के लिए, ये है कि नहीं, संप्रदान के लिए। फिर आपने कहा अपादान से, अपादान से अलगाव अर्थ में, जो अलगाव की भावना होती है, ऐसे होते हैं। इन्हें कारक चिन्ह भी हम कह देते हैं। सब कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान, है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या आ जाता है? अधिकरण, अधिकरण में पर, फिर संबंध बोधक, संबोधक, जैसे मेरा, मेरी, मेरे, का, के, की, इस प्रकार से होता है कि नहीं होता। और जो 8वां है वो कौन सी है? संबोधन कारक। 7 विभक्ति होती है ये कुल मिलाकर के, ये 7 संबोधन कारक आ जाता है वो यहां नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आपसे पूछा जरा पहचानना, रमा घर को जाती है, ये त्रुटि वाला वाक्य पहचानना है। राधा बाजार जाती है, ये ठीक लग रहा है। राधिका पुस्तक पढ़ रही है, ये भी ठीक लिखा है। राम घर जाता है, ये भी ठीक लगा है। गलती का है मैं पहले ही वाले में, और आपको त्रुटि ही चाहिए थी, तो वही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न आपके सामने आया कि अगर आपने कारक चिन्ह, जो संज्ञा सर्वनाम हमने आपको पढ़ाया, वहां पढ़ा है तो अच्छे से बनेगा। हमने आपको पढ़ाया था, देखो जब हम संज्ञा पढ़ते हैं तो संज्ञा की 3 कोटियां होती हैं, है ना, जिनमें परिवर्तन होता है। 3 चीजें हमने आपको बताई थी। पहला हमने आपको बताया था लिंग, दूसरा बताया था वचन, और तीसरा बताया था कारक, है ना। और इसी कारक से हम क्या पढ़ते हैं? विभक्ति। तो ये पढ़ना बहुत आवश्यक होता है, ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 11 क्या लिखा है? दुर्जन, दुर्जन का संधि विच्छेद होगा। तो एक क्वेश्चन कैसे आ गया? संधि विच्छेद से। और ये पीछे क्वेश्चन कैसे था? वाक्य में त्रुटि योग कारक संबंध में, ध्यान रखना। अच्छा देखो, व्याकरण का जो क्वेश्चन आएगा व्याकरण खंड का, वो कैसे भी आ सकता है, मतलब मिक्स आ सकता है। जैसे आप मैथ्स पढ़ते हो ना, मैथ्स में मान लो आप क्षेत्रफल का क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रफल में आपको अनुपात भी देखने को मिलेगा, प्रतिशत भी देखने को मिल जाएगा, दशमलव भी देखने को मिल जाएगा, एलसीएम भी देखने को मिल जाएगा, मिश्रण भी देखने को मिल जाएगा, और पता चला ज्यामिति भी हल्की सी मिल जाए। तो ऐसे ही हिंदी व्याकरण का सिस्टम है कि भैया उसको समग्र रूप से मिला करके हमको पढ़ना होता है। ऐसा नहीं पढ़ना केवल कि पता चला एक चैप्टर को आपने चैप्टर तक सीमित कर दिया। हमेशा ध्यान रखना कि व्याकरण के जो चैप्टर हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक। दुर्जन का संधि विच्छेद जब आप करोगे तो आप कैसे करोगे? हमने करके भी बताया है आपको। दुर्जन तो पहले आपसे नहीं बनता है तो आप गलत ही कर लो, आप लिख लो दुर, धन क्या लिख लो? जन। आपको पता है कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये भी सार्थक होना चाहिए, ये भी सार्थक होना चाहिए, और वर्ण परिवर्तन जो है वो भी क्लियर कट आना चाहिए। हमें पता है सर दुर कोई नहीं होता है, हिंदी में जो तत्सम उपसर्ग का प्रयोग करते हो वो दुह होता है। दुर और दुस की जगह पर क्या प्रयोग करते हो? दुह प्रयोग करते हो, तो दुह ज्यादा सही रहेगा। और भाई सर जो जन लिखा है इसका सार्थक अर्थ है, जन का मतलब जन है, ठीक है, तो ये भी ठीक है। यहाँ दुर जो लिखा था ये दुर गलत था, अब आपने सही कर लिया, दुह धन जन, तो हमको समझ में आ गया इसका राइट आंसर क्या। देखो ये क्या लिखा? दुर। ऐसी कंडीशन में ये व्यंजन संधि हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। अब ये लिखा है दुह धन जन, ये दू धन अर्जन, ये टोटल गलत है। ये दुर्र धन जन, ये और ज्यादा गलत है। तो क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और ये भी ध्यान रखना कि पूछ ले कि भाई यह संधि कौन सी है, तो हमको पता है कि विसर्ग के साथ क्या स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल हो, बात समझ पा रहे, तो वहां पर कौन सी संधि होती है? भाई हमने पढ़ाया हुआ है आपको कि भैया विसर्ग संधि वहां पर आपको समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि संधि क्या होती है? किसी शब्द के पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण, इनका जब क्या हो? मेल हो, इनके मेल से जो क्या आए? विकार आए, है ना। उस विकार, उस परिवर्तन, विकार का मतलब बेकार नहीं होता, विकार का मतलब परिवर्तन होता है, चेंज होता है। और ये विकार कैसा होता है?
वर्णात्मक होता है, वर्ण परिवर्तन का होता है, बात समझ पा रहे हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, संधि कह देते हैं। ध्यान रखिएगा, है ना। और संधि हमने बताया कि भाई 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, आगे अगर किसी क्वेश्चन में आता है तो पूरी डिटेल वहां आपको बताई जाएगी। अगला लिखा है अलंकेश। अलंकेश ये पर्यायवाची शब्द है, बादल का, कल्प वृक्ष का, कुबेर का या चपला का, बताएं। तो इसका राइट आंसर आप ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुबेर। अलंकेश पर नाम ही है, तो अब इसमें कोई मतलब ही नहीं है ज्यादा डिस्क्रिप्शन का, क्योंकि अलंकेश ये नाम ही है कुबेर का। लंकेश कुबेर के भाई हैं, बात समझ पा रहे हैं। कुबेर के भाई कौन है, रावण, जिनको लंकेश कहा जाता था, लंकापति कहा जाता है। और अलंकेश किसको कहा जाता है, कुबेर। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा साहित्यिक शास्त्रीय ज्ञान भी आपको रखना है। जामुन, सॉरी जामुन, जामुन का तत्सम रूप, देखो 2 प्रकार के शब्द होते हैं, ध्यान रखना, एक होता है तत्सम और एक होता है तद्भाव। ये 2 प्रकार के शब्द होते हैं। तत्सम का मतलब होता है तत् धन सम, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, और यहां उसके समान मतलब काय के समान, संस्कृत के समान। मतलब जो शब्द संस्कृत और हिंदी दोनों में ज्यों के त्यों बराबरी से क्या हो जाए, प्रयोग हो जाए, वो तत्सम कहलाते हैं। और तद्भाव क्या कहलाएंगे, तत् धन भाव। तत् का मतलब यहां पर हो जाएगा उससे, भाव मतलब हुआ, यानी कि उत्पन्न हुआ, है ना। किससे उत्पन्न है, संस्कृत से। बात समझ पा रहे कि जो शब्द जो है संस्कृत के हैं, बात समझ पा रहे, और कुछ विकार के साथ, कुछ विकार के साथ, परिवर्तन के साथ काय में प्रयोग हो रहा है, हिंदी में। यानी कि हिंदी और संस्कृत में एक जैसे प्रयोग नहीं हो रहा है, वो शब्द तद्भाव कहलाते हैं। जैसे स्कूल में आप शब्दार्थ पढ़ते थे, उस प्रकार की यहां हम आपसे बात कर रहे हैं। तो जामुन का तत्सम रूप यामुन, यामुन, जम्बू या जाम्बूड़। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्बू। बात समझ पा रहे हैं, तो ये कोई भी नहीं है, ये सीधे सीधे ही है, याद रखने वाली चीज है, जम्बू, है ना, ध्यान रखना। फिर एक शब्द आया भगवान। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, भगवती या भाग्यवती, भगिनी या भाग्यवान, बताइए। जैसे अपन ने कहा हे भगवान, भगवान के लिए, और अगर देवी है तो अपन कहते हैं हे भगवती, तो आपको सीधा समझ में आ गया इसका राइट आंसर क्या है, भगवती। ठीक है, भागवती का पुल्लिंग हो जाएगा भाग्यवान, ये तो लिखा भाग्यवान, ये ठीक है ना। भगिनी का पुल्लिंग हो जाएगा भ्राता, इसका पुल्लिंग हो जाएगा भ्राता, भ्राता माने भाई, भगिनी मतलब बहन, भाग्यवती का भाग्यवान। ठीक है, ध्यान रखना। आप कहोगे सर आपने धनुष बाण बना दिया, वो धनुष बाण बन गया, उसमें मत जाओ। ठीक, चलिए। निम्न वाक्य में क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध जो है वो क्या है, आसना सिलाई का काम करती है। ये देखो हमने आपको बताया था कि कोई भी वाक्य होता है, कोई भी वाक्य जो होता है भाषा की सार्थक इकाई होता है, और ये वाक्य बनता है काय से, उपवाक्यों से, पढ़ाया था हमने, उपवाक्यों से। और आप याद रखना ये उपवाक्य जो है ये बनते हैं काय से, पदबंधों से, छोटे छोटे। और ये पदबंध जो है इनको अगर तोड़ो तो मिलते हैं पद, या अलग से लिखे रहे तो शब्द। जब कोई शब्द किसी वाक्य संदर्भ में प्रयोग होकर के विशेष अर्थ दे तो वो पद होता है, और पद या शब्द मिलकर के बना है काय से, अक्षर से। और ध्यान रखना ये अक्षर जो है ये बना है काय से, ध्वनि से या वर्ण से। ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है। और इसलिए है ना, जो भाषा होती है उस भाषा की सार्थक इकाई क्या होता है, वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई क्या होता है, वाक्य। और यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई भाषा की मूल इकाई, है ना, जिसका खंड नहीं हो सकता, जिसका खंड या टुकड़ा आप नहीं कर सकते, वो क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है।
तो ये तो चलो वो हमने आपको अलग से बताया, लेकिन इस वाक्य में आपको बताना है कि उत्तर क्या होगा, कि आसना सिलाई का काम करती है। अब तो आपको उत्तर मिल ही गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि काम करती है। बात समझ पा रहे हैं? अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे? ऐसा ऐसे देखो, आसना काम करती है, लेकिन काय का काम करती है? सर सिलाई का। ऐसे प्रश्न बनेंगे कि आसना क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। सिलाई का काम करती है हो गया विधेय। अब आसना को अलग कर दो। बात समझ पा रहे? अब आसना सिलाई का काम करती है। आसना क्या करती है? सिलाई का काम करती है। ये नहीं, आसना काम करती है, काय का काम करती है? सर सिलाई का काम करती है। तो यहां पर काम करती है, क्या काम करती है, ये यहां पर पद बंद हो जाएगा, काम करना। अब ये काम काय का, कौन सा काम? ये अगर आप प्रश्न कर रहे हो तो इसका उत्तर आप दोगे सर सिलाई का। सिलाई का, तो सिलाई का भी एक क्या है? पदबंध है। और काम करती है ये भी पदबंध है, लेकिन यहां लिखा है सिलाई का काम, यहां लिखा है केवल करती है। आसना सिलाई का, ये उतने फिट नहीं बैठ रहे। आपको कंफ्यूजन हो सकता था सिलाई का काम और काम करती में है, लेकिन काम करना ये पदबंध होता है। किस चीज का काम करना, वो उसका उत्तर होता है। तो ये ध्यान रखना, काम करती है यहाँ राइट आंसर है। निम्न वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? कौन सा पदबंध है ये आपको बताना है। ठीक, पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। बताइए। तो देखो, हमने कहा पड़ोस में रहने वाला शक्ति को एक मेधावी छात्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा पदबंध। क्यों? शक्ति जो है एक मेधावी छात्र है, और इस छात्र का नाम जो है वो शक्ति है। तो ये नाम क्या कहलाता? संज्ञा कहलाएगा, इसलिए संज्ञा पदबंध है। ध्यान रखना, ये कोई नहीं होंगे। क्या सर्वनाम है वहां पर? क्या कोई क्रिया दिख रही है आपको? क्या क्रिया विशेषण दिख रहा है? नहीं, वो केवल नाम ही दिख रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वही होगा। तो जरा इतना ध्यान रखा करो आप लोग, ठीक है। चलिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन करें। बड़ा मजा आ गया इस क्वेश्चन में। अब देखो, एक ही नहीं लिखा, 4 अलग अलग शब्द लिखे हैं, और चारों की वर्तनी आपको चेक करना है, और सबसे शुद्ध शब्द जो है वो आपको बताना है। ये लिखा है ज्योत्स्ना, जबकि ये होना था ज्योत्सना। ठीक, फिर लिखा है परिपार्श्विक, शुद्ध बताना। ठीक है, ये लिखा उज्ज्वल। उज्ज्वल कैसा होता है? उज्ज्वल ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ये पूजनीय, ये क्या इस तरीके से लिखा जाता है? बताइए। तो देखो, इसका राइट आंसर आपको दिख गया। ये वाला जो है ये शुद्ध लिखा है, क्योंकि पूज्यनीय नहीं होता है, ये पूजनीय होता है। ये उज्ज्वल नहीं होता है, ये उज्ज्वल होता है। ये ज्योत्स्ना नहीं होता है, ये ज्योत्सना होता है। बाकी परिपार्श्विक बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो आपको शुद्ध तो चाहिए ही था। बाकी पूजनीय का सही क्या होगा, उज्ज्वल का सही क्या होगा, और ज्योत्स्ना का ज्योत्सना होगा, ये आपका सही उत्तर होगा। चलिए, अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है यार। ये लिखा, अरे वाह। इस वाक्य में रिक्त स्थान पर किसी विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अब वो कौन सा विराम चिन्ह होगा? क्या विस्मयादिबोधक, अर्धविराम, दोहरावतरण, या प्रश्न चिन्ह? तो देखो, अब आप लोग जो एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं, भले ही पहले नहीं बना हुआ, अब जब मैं सोल्व करा रहा हूं तो ध्यान है आपको, मैंने विराम चिन्ह पढ़ाया था। विराम चिन्ह पढ़ाया था, जो अभी कोर्स चल रहा है उनमें अभी पढ़ाना बाकी है। लेकिन अगर आपने दक्ष फाउंडेशन बैच पढ़ा होगा, हिंदी स्पेशल बैच पढ़ा होगा, या मध्य प्रदेश SI 2.0 या पुराना वाला पटवारी अगर आपने पढ़ा हुआ है, तो ये क्वेश्चन तो फटाक से बन जाना चाहिए। अपने कहा अरे वाह, तो उसके बाद आप कहोगे सर ये वाला चिन्ह लगा दो, है कि नहीं? ये क्या है ये बता यार। ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विस्मयादिबोधक। अर्धविराम है क्या? नहीं है सर। ये दोहरावर्तन, डबल इन्वर्टेड कामा नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह है? नहीं है। ये कहां से लगेंगे यार, है कि नहीं? तो ये अर्धविराम लगेगा क्या? नहीं, है कि नहीं? तो आपको सीधा समझ में आ गया राइट आंसर क्या है। ठीक, आय हाय हाय, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें अलंकार आपको बताना है। देखो, ऐसी कंडीशन में पानी जो है 3 संदर्भों में प्रयोग किया गया है।
एक पानी जो है मोती के संदर्भ में प्रयोग किया गया है, दूसरा पानी जो है मनुष्य के संदर्भ में है, और तीसरा चून। तीन संदर्भों में प्रयोग किया गया है। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि अगर यहां मोती के संदर्भ में पानी का मतलब है ना, कि चमक। यहां मतलब क्या है? प्रतिष्ठा, सम्मान, ये चला जाना। और चून मतलब उसका जो जुड़ाव है, जुड़ाव, बात समझ पा रहे हैं, वो बेकार हो जाता है ना। तीसरी जगह पानी की तरह ही उसको प्रयोग किया है, जल की तरह ही प्रयोग किया गया। तो मतलब आपको ऐसे में समझ में आ गया कि जब एक ही शब्द की रिपीटेशन हो और अलग अलग संदर्भ में उसके अर्थ हो, यानी कि उसके चिपके हुए अर्थ है, मतलब पानी के तीन चिपके अर्थ निकले, है ना। वो तीन चिपके हुए अर्थ क्या निकले? चमक भी आया, एक मान प्रतिष्ठा सम्मान भी आया, और खुद जल यानी कि पानी भी आया, है ना। तो एक शब्द का रिपीटेशन हुआ है लेकिन तीन अलग अलग संदर्भों में हुआ है, तब ऐसी कंडीशन में आपका राइट आंसर श्लेष अलंकार हो जाएगा, क्योंकि श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। अर्थालंकार तो है, लेकिन अर्थालंकार में भाई अर्थालंकार नहीं, विभावना तो और भी नहीं है। वक्रोक्ति में क्या होता है? जब भाई कहने वाला कुछ और कहे, समझने वाला जानबूझकर कुछ और समझे। जैसे द्वार पर कौन है? राधा जी ने पूछा, कृष्ण जी कहने लगे राधे मैं हरि, और राधा जी क्या कह रही है? अरे यहाँ बंदर का क्या काम? मतलब जानबूझकर कहने वाला कुछ और कहे, समझने वाला जबरदस्ती में कुछ और समझे, मतलब मजा ले फालतू में, है ना। तो वो वक्रोक्ति अलंकार होता है, तो वो भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा श्लेष अलंकार। चलो भाई, किस भाव की परिपक्व अवस्था को, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता? आय हाय हाय। अनुभव? भाई अनुभव नहीं होता है। विभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव? बताओ जरा। 2 मिनट पानी पी ले भाई। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थायी भाव। जब स्थायी भाव की परिपक्व हो जाता है तब वो क्या बन जाता है? रस बन जाता है। ध्यान रखना, और याद रखना, हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि भाई जो रस है ना, रस का मतलब होता है सेंटीमेंट, है ना। प्रत्येक रस के मूल में एक उसका स्थायी भाव होता है, और उसी स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को हम क्या कह देते हैं? क्या कह देते हैं? रस कह देते हैं। रस के 4 अवयव या 4 अंग हैं, हमने आपको बताया हुआ है कि नहीं है? वो कौन कौन से? पहला स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? जो किसी रस में शुरू से लेकर के क्या होता है? लास्ट तक। किसी काव्य में स्टार्ट से लेकर के क्या चलता है? एंड तक चलता है। और जब यही परिपक्व अवस्था एंड तक चलती है तो ये क्या कहलाने लगता है? रस बन जाता है। दूसरा होता है स्थायी भाव की बात, विभाव। क्या हो जाता है? विभाव। ये होते हैं, विभाव का मतलब क्या होते हैं? ये रस के उत्प्रेरक कारण होते हैं। हम ये कह सकते हैं रस को उत्पन्न करने वाले क्या होते हैं? कारक होते हैं, या हम कह सकते हैं रीजन होते हैं रस के लिए। ये होते हैं 2 प्रकार के, आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। ध्यान रखना, आलंबन विभाव क्या कहलाते हैं? आलंबन विभाव भी भैया 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आश्रय और दूसरा होता है विषय। हमने आपको पढ़ाया हुआ है। आश्रय कौन होता है भाई? जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होता है। और विषय क्या होता है? जिसके प्रति स्थायी भाव जागृत होता है, वो विषय होता है। जैसे राम का रूप निहारत जानकी कंकन के नक की परछाई, है ना। ये क्या होता है? जैसे मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, राधा कैसे ही न जले। ये है, सुना आपने? तो भाई यहां पर राधा जी के मन में एक भाव जागृत हो रहा है, वो भी हालांकि श्रृंगार ही है, लेकिन थोड़ा सा मजेदार किस्म का है यहाँ पर। तो यहाँ पर आश्रय कौन हो जाएंगी? राधा जी, क्योंकि उनके मन में स्थायी भाव जागृत हो रहा है विषय श्री कृष्ण के प्रति। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन वो परिस्थितियां, वो माहौल, वो कंडीशन, वो वातावरण होता है जिसके कारण ये माहौल बनता है। और फिर तीसरा हमने यहां पर कहा अनुभाव। अनुभाव को हम ये कह सकते हैं कायिक चेष्टाएं,
कायक यानी कि काया की चेष्टा है, शारीरिक चेष्टा है, मतलब किसी की हरकतें देख करके हमको समझ में आ रहा है कि इसके मन में क्या चल रहा है, इसका भाव क्या जागृत हो रहा है। जैसे मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, राधा कैसे न जले, ये तब समझ में आता है जब राधा जी का चेहरा देखो आप, तो वो गुस्से से लाल होकर के समझ में आ जाता है भाई इनको बुरा लग रहा है, इनको जलन हो रही है। तो ये वो कायिक चेष्टाएं या वो ऐसा कर देना, वो अनुभव कहलाएगा बॉडी रिएक्शन। और चौथा हमने आपसे कहा संचारी भाव। क्या कहा? संचारी भाव। जो आते रहते हैं जाते रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? संचारी भाव। अनुभाव की संख्या आपको पता होना चाहिए। अनुभाव की संख्या है 4, विभाव की संख्या है 2, स्थायी भाव की मूल रूप से संख्या 9, टोटल मिलाकर के 11, और संचारी भाव वर्तमान में तो 33 है, 34th और 35th 34वें 35वें चर्चा चल रही है। तो ये तो हमने आपको बता दिया ये क्यों गलत है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई खालिस्तान, कोई धनवान तो कोई खालिस्तान। सही विकल्प का चयन करना है। भाई यहां आपको खुद समझना है कि संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, ये हम बात कर रहे हैं। संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार है तो कोई उदार का विपरीत यहां पर आपको लिखना है। कोई धनवान लिख गया, ये धनवान लिखना था, तो कोई धनवान का विपरीत लिखना है। अब ये तो क्लियर हो गया भाई, धनवान का विपरीत क्या होता है? निर्धन, रंक, योगी, मितव्यय, ये कोई नहीं होंगे। ये देखो दूसरे ही पीछे वाले ऑप्शन से आपको समझ में आ गया कि गलत हो गया है। क्यों? धनवान का विपरीत रंक तो होता है, लेकिन वो राजा का विपरीत रंक होता है। थोड़ा सा तत्सम तद्भाव का भी ध्यान रखना भाई, तत्सम का विलोम तत्सम भाव में, तद्भाव का विलोम तद्भाव में लिखेंगे। तो धनवान का विपरीत होता है निर्धन, कोई उदार तो कोई संकीर्ण। ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो पहला वाला आंसर सही है, बाकी के कारण रंक, योगी और मितव्यय के कारण गलत हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। द्वंद्व समास, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? बताइए जल्दी से। देखो हमने आपको पढ़ाया था कि पद की बड़ी अच्छी स्लाइड पढ़ाई थी हमने, प्रधानता के आधार पर समास, ये हमने पढ़ाया हुआ है। 4 प्रकार के हमने आपको पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? 4 प्रकार के, जिसमें पहला पद प्रधान हो, दूसरा प्रधान ना हो, तो उसमें आपने लिया था अव्ययी भाव। ठीक, दूसरा जिसमें आपने कहा था भाई दूसरा पद प्रधान हो, तो यहां आपने क्या कहा था? तत्पुरुष समास। और इसी तत्पुरुष में 2 प्रकार के तत्पुरुष होते हैं, एक समानाधिकरण और व्याधिकरण, और दूसरे व्याधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत यहीं पर आप देख लेते हो कर्मधारय, और एक और आता है कौन सा? द्विगु, द्विगु समास। 2 इसमें आ जाते हैं। फिर तीसरे प्रकार का समास एक होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यहां पर आता है द्वंद्व समास। ठीक, और एक चौथा समास होता है जिसमें ना तो पहला पद प्रधान और ना ही दूसरा, बल्कि कोई थर्ड पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। तो यहां आता है बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। तो अब आप खुद देखो कि यहां पर आपको क्या आंसर चाहिए था। पद की प्रधानता के आधार पर आपको पता है समास के प्रकार होते हैं 4, है ना। कर्म तत्पुरुष में ही कर्मधारय और द्विगु आ जाते हैं, फिर व्याधिकरण तत्पुरुष में हमने आपको पढ़ाया है। तो ये अब फिर यहाँ पर द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद। पहला देखो, ये समास जब आप लिखते हो तो ये, और यहाँ पर नोट में ध्यान रखना, ये जो है ऊपर वाला, ये है पूर्व पद और ये होता है उत्तर पद। बात समझ पा रही है? पहला और ये दूसरा, उत्तर यानी कि बाद का पद। तो द्वंद्व समास में तो भाई दोनों हो रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर जाना है। ठीक है, तो अब ये आपके जो बाकी के ऑप्शन क्या हो जा रहे हैं? गलत हो जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल देखो बहुत अच्छे से आप देखो, कोई भी विद्यार्थी ये नहीं कह पाएगा अभी कि सर ने जो पढ़ाया है वो टेस्ट में नहीं आया है ना। अब कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर आप ऐसे क्वेश्चन दो जो आप टेस्ट में देते हो। एक बात बताओ बेटा, टेस्ट के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे तो टेस्ट में हम क्या लेंगे, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। ये पीछे वाला आई होप आपको समझ में आ गया है। चलो भाई ठीक, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा,
देखो इस तरीके से आप बनाते हो। भूगोल आपने विशाल सर से पढ़ी होगी, ये कौन सी दिशा होती है, उत्तर, ये कौन सी होती है, पूर्व, ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा विशाल सर से। और देखो रीजनिंग में भी ये काम में आएगा, देखो कितनी मजेदार बात है। आप कोई भी विषय एक दूसरे से हटके नहीं होता। ये उत्तर का विपरीत क्या हो गया, दक्षिण, ठीक है, और ये हो गया पश्चिम। बात समझ पा रहे हैं? अब यहां पर देखना, पूरब और उत्तर के बीच की जो ये दिशा है, इसको हम पूर्वोत्तर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पूर्वोत्तर। और पूर्वोत्तर दिशा को हमारी वैदिक संस्कृति में कहा जाता है ईशान कोण। कौन सा कोण, ईशान कोण, जहां पर ईशा होती है ना। ईशा मतलब पूर्व, सूर्य जहां पर उगता है। तो ये तो सीधा सीधा आपको पता चल गया, क्या हो जाएगा, ईशान हो जाएगा। इसका विपरीत आग्नेय कह सकते हैं, फिर वायव्य, और फिर नैऋत्य हो जाता है। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईशान। और कहा जाता है कि इसी दिशा में आपको भगवान रखना चाहिए, और इसी दिशा में बैठ करके आपको पढ़ाई करनी चाहिए, इसी दिशा में आपको सिर करके सोना चाहिए। अधिकांश जो क्रियाएं हैं वो आपको इसी दिशा में करना चाहिए, पैर कभी इसी दिशा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का वास इस दिशा में होता है। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं जो यहाँ पर अभी बैठा हूं, मैं ईशान कोण में ही बैठा हूं, मतलब उत्तर पूर्व के बीच में। चलिए, दिए गए शब्दों के विकल्पों में से एक पर्यायवाची समानार्थी नहीं है, तो जो नहीं है वो छांटना है एक दूसरे का। देखो ये खड्ग, असी, करगल, कुठार। तो देखो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कुठार। कुठार नहीं, बाकी ये सब तलवार के पर्यायवाची है, तलवार, कटार, धारी, ये सब। बात समझ पा रहे, आपने पढ़ा होगा वो जयशंकर प्रसाद जी की है कामायनी, कौन सी, जिसमें कहा था असी नाम उठाएंगे। तो असी का मतलब होगा खड़ग, तलवार, ठीक, करगल, ध्यान रहेगा। निर्गुण, निर्गुण शब्द में उपसर्ग क्या है। तो देखो उपसर्ग का मतलब क्या होता है कि ऐसे शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द के आगे क्या होते हैं, जुड़ते हैं, और एक नए शब्द की रचना करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और ध्यान रखना, इन उपसर्गों को हम आदि प्रत्यय, आदि प्रत्यय भी कह देते हैं। पॉइंट समझ गए आप? चलिए ठीक है। अब यहां पर निर्गुण में उपसर्ग क्या है, नी, नी, निर, निर्गुण, वो क्लियर दिख गया आपको, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा निर। ठीक है, क्या हो जाएगा, निर्गुण। नी नहीं है, नी नहीं है, और निर्गुण नहीं है। ध्यान रखना, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है इसमें से छाटना है। छाछ, तिल, काढ़ा, टेसू, इनका प्रयोग करके देखो। अरे टेसू के फूल गिर गए, काढ़ा पी लो, बहुत कड़वा होता है, भाई पुल्लिंग हो गया। अरे तुम्हें यहां पर तिल है हाथ में, तुम्हारा तिल तो बड़ा ज्यादा बड़ा है, तो तिल तुम्हारा, तो अब समझ में आ गया भाई, छाछ बड़ी खट्टी है, तो यहां पर राइट आंसर छाछ। प्रयोग करके देख लो ना, सीधा सा मतलब है। तो ये राइट आंसर नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। भारत कहां से आ गया है, रेखांकित ही नहीं है शब्द। क्रिया का भेद यहां पर पूछा गया है कि भारत कहां से कहां आ गया है, तो कौन सा रेखांकित क्रिया किस भेद के अंतर्गत आएगी। यहां पर ये रेखांकित क्रिया है ही नहीं, ठीक है। फिर भी आप ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त क्रिया। आना और गया यानी कि जाना, और प्लस क्या लिखा है। तो एक दो तीन क्रियाओं से मिलकर के जो क्रिया बनी है उसको कहते हैं संयुक्त क्रिया, है ना। ये सकर्मक, जो क्रिया कर्म के साथ है, जिसमें दो कर्म है ना, तो वो तो यहां पर है नहीं। उन्मुक्त वगैरह क्या है, फालतू के ऑप्शन है, ध्यान रखना। इसलिए संयुक्त यहां पर आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए, शुद्ध शब्द चुने। गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा, और चौपाया। बताइए क्या है, शुद्ध शब्द बताएं यहां पर। तो शुद्ध शब्द चुनना है आपको, शुद्ध शब्द आपको क्या करना है, चुनना है। क्या हो जाएगा, तो देखो यहां पर राइट आंसर क्लियर दिख रहा है, बड़ा सा, ये शुद्ध शब्द आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वह, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, आप वह को बोलिए। जब आप वह को बोलते हैं, देखो वह, वह, देखो नहीं बोल पा रहे, ऐसे उंगली रखो, वह। तो आपने गौर किया, जब वह का उच्चारण कर रहे हो आप, तो दांत का प्रयोग भी कर रहे हो, प्लस वह ऊपर वाले ओष्ठ का प्रयोग भी कर रहे हो। तो क्लियर हो गया
क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ हो गया, है ना। ओष्ठ नहीं है, दंत नहीं है, कंठोष्ठ नहीं है, क्योंकि इनको प्रयोग करके आप देख लो। ए औ कहो कंठोष्ठ में, ए आई, ए आई क्या है, कंठोष्ठ, है ना। केवल व दंतोष्ठ हमने पढ़ाया है, केवल व दंतोष्ठ। उप आते हैं ओष्ठ में, दोनों प्रकार के उ और पा वर्ग, है ना। दंत, दंत हमने बताया का क च ट त प, तो ता वर्ग जो है वो काय में आता है, दंत में। लेकिन ये हमें नहीं चाहिए आंसर, हमारा क्या है, दंतोष्ठ है। किस शब्द में, किस शब्द में ऋण स्वर नहीं है, किस शब्द में ऋण स्वर नहीं है, कृपा, कृष्ण, कृष्ण, दृष्टि, आज। तो यहां पर है क ऋण, है कि नहीं है, यहां पर भी है, यहां पर है द, और ऋण यहां पर भी है, तो आज में नहीं है, इसलिए ये राइट आंसर होगा। बाकी के तो गलत है, क्योंकि सब में है ऋण स्वर। ठीक, कृपा की जाना होती आदत तुम्हारी, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। यहां लिखा है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध, 2 मिनट रुक जाओ, इसको साफ करना पड़ेगा, गलत हो जाएगा नहीं तो। ये वाक्य लिखा हुआ है, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, विशेषण पदबंध कौन सा है, तुम बच्चे हो, बहुत अच्छे हो, तुम अच्छे, देखो तुम अच्छे, अच्छे बच्चे हो, ये देखो तुम अच्छे नहीं है, और तुम बच्चे हो ये नहीं। अब बच्चे आपके पास बी और डी, बहुत अच्छे, अच्छे बच्चे हो, बताओ। विशेषण पदबंध, अच्छे बच्चे हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया, बहुत अच्छे बच्चे हो। विशेषण क्या है, बहुत अच्छे। तुम बच्चे हो, कैसे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, उत्तर मिलना चाहिए आपको। विशेषण पदबंध कैसे पता चलेगा, कैसे बच्चे, तुम बच्चे तो हो, कैसे बच्चे हो, उद्दंड बच्चे हो, बहुत उद्यमी बच्चे हो, अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे, तो यहाँ बहुत अच्छे राइट आंसर आएगा, ध्यान रखना। हो नहीं आएगा, हो तो क्रिया जुड़ गई ना इसमें, है ना। और ये बच्चे, बच्चे क्या हुई, संज्ञा जुड़ गई, क्या जुड़ गई, संज्ञा, है ना। यहां तुम में सर्वनाम जुड़ गया, फिर ये क्रिया और सर्वनाम दोनों जुड़े। केवल विशेषण कहां दिख रहा, बहुत अच्छे। जो दो विशेषणों से बना हुआ पदबंध है वो है बहुत और अच्छे। आया बच्चे मजा आपको, ठीक। राम, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में एक शब्द है धीरे धीरे, फिर से देख लो क्या लिखा, राम धीरे धीरे पढ़ता है। धीरे धीरे क्या है, इस पढ़ने, पढ़ने यानी कि क्रिया, है ना, इस क्रिया की क्या है, विशेषता, क्रिया की क्या है, विशेषता, कि वो क्रिया कैसे करता है, सर वो क्रिया धीरे धीरे करता है। द राइट आंसर इज क्रिया विशेषण। संज्ञा, जो व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो, सर्वनाम जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग हो, विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, और क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो गया, क्रिया विशेषण। ये हाल ही में हमने आपको पढ़ाया हुआ है। सिंगार, इसका तत्सम शब्द क्या है, सिंगार, बताओ जल्दी से। हाय 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 हाय, ये आएगा मजा इसमें। तो देखो इसका राइट आंसर आपको हमने बताया हुआ है, इसका राइट आंसर पहले ही बताया है, ये अशुद्ध है। श्रृंगार, ये देखो क्यों, क्योंकि ये जो लगा है ये SHRA, और उसके बाद ऋण भी लगा है, ये ठीक बात नहीं है। ये मतलब ऐसा लगा है, श्र प्लस ऋण एक साथ कैसे प्रयोग कर दोगे यार आप, गलत है ना ये। श्रृंगार, तो ये कैसा श्रृंगार है, SHRANGAR, श्रृंगार, गलत है ये। श्रृंगार, SHRINGAR, श्रृंगार, ये ऐसा है। सिंगार ये गलत है, तो राइट आंसर आपका यही होगा सी। ध्यान रखना, ये शुद्ध शब्द है, और हमेशा ध्यान रखना यही शुद्ध वर्तनी है। आप श्रृंगार कहते हो, श्रृंगार नहीं कहते। कई बार हम लेते हैं, लिख लेते हैं श्रृंगार रस, गलत। सही क्या है, श्रृंगार, ये श ऋ अंगार, ये सही आएगा, ये शुद्ध होता है, ठीक। दैत्य धन अरिह,
दैत्यारे, ये एक उदाहरण है। व्यंजन संधि, स्वर, विसर्ग, क्लियर समझ में आ गया, ये आपको राइट आंसर, ये स्वर संधि का उदाहरण है। ये पीछे का विसर्ग नहीं, देखो विसर्ग कहाँ बीच में होना चाहिए तब विसर्ग संधि है। तो आपने कहा दैत्य, धन आपने कहा अरि, तो यहां पर आप क्या बना रहे, आप बना रहे हो दैत्यारी, है ना। और दैत्यारी में ये या में आ की मात्रा नहीं आपने बनाई है, और यहां से ये आ और यहां से ये आ, दोनों आ मिला करके आपने बड़े आ की मात्रा बना दी, तो स्वर संधि तो है, लेकिन उसमें भी दीर्घ स्वर, कौन सी, दीर्घ स्वर संधि आपने बना दी, ठीक। बाकी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बाकी गलत है भाई। व्यंजन संधि क्या है, जब भाई एक व्यंजन का किसी स्वर या व्यंजन से मेल हो, स्वर संधि में स्वर स्वर का मेल होता है, विसर्ग में विसर्ग का मेल स्वर व्यंजन से होता है। यहाँ विसर्ग है लेकिन ये बाद में है, शुरू में नहीं है, बीच में जहां संधि हो रही होती है वहां होना चाहिए। चलिए, कर, कर का अर्थ नहीं होता वो, सूर्य, हाथ, हाथ का मतलब कर होता है, किरण का मतलब कर होता है, टेक्स का मतलब कर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया, सूर्य। सूर्य का मतलब होता है प्रभाकर, जो प्रभा कर दे, तो सूर्य होगा यहाँ पर, क्योंकि कर जो है सूर्य का अर्थ नहीं है, हमने आपको पहले भी बताया है, ठीक है ना। कर के ये तीनों अर्थ हैं। सूर्य के अन्य अर्थ क्या है, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, प्रभास, बात समझ पा रहे, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, रवि और अन्य। चलिए, आय हाय, सूरदास जी के गुरु कौन थे, महाकवि वात्सल्य सम्राट सूरदास जी का, वात्सल्य सम्राट इनको कहेंगे हम, वात्सल्य सम्राट, ठीक है। कौन थे, माधवाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, व्यासाचार्य। देखो उसका राइट आंसर है वल्लभाचार्य, ध्यान रखना। श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहाय, सूरदास जी ने दिया हुआ है, ध्यान रखना, वल्लभाय, वल्लभाचार्य जी, ठीक है ना। बाकी माधवाचार्य, शंकराचार्य जी, व्यासाचार्य नहीं है। प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचाने आप। आ बैल मुझे मार, टेढ़ी उंगली से अचार, अचार थोड़ी निकाला जाता है यार। घाट घाट का जूस नहीं पिया जाता, इतनी क्षमता ही नहीं है अपन कितने अमीरों को जूस पी लें घाट घाट का, ना घाट घाट पे जूस मिलता है, पानी मिलता है। तिल का लड्डू नहीं बनाया जाता, तिल का ताड़ बनाया जाता है ना। तो ये गलत हुआ है। तो आ बैल मुझे मार, जब उपद के हम मतलब बुंदेलखंडी में कहा जाता है कि आगे से मुसीबत हमें मोल ले लेते जानबूझ के, तो आ बैल मुझे मार वहां प्रयोग किया जाता है। भरत मुनि, मुनि ने रस के कितने भेद बताए, देखो भरत मुनि, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा, ध्यान रखना। तो इसलिए नाट्य शास्त्र में एक कम होता है, इसलिए 8 हो जाएंगे, क्योंकि भरत मुनि जो है ये जाने गए काय के लिए, नाट्य शास्त्र, ध्यान रखना। और नाट्य शास्त्र यानी कि ड्रामा, ड्रामा में शांत रस जैसा कोई रस नहीं होता, शांत रस जो है वो नहीं होता है। तब इस कंडीशन में 9-1 यानी कि कितने बचे, 8, तो 8 माने गए इनके हिसाब से, क्योंकि ड्रामा जो होगा वो शांत रस कैसे होगा, पता ना, तो वो नहीं होगा, इसलिए ये कोई आंसर यहां पर नहीं है। तो 8 जो है यहां पर उत्तर होगा इस प्रश्न का, कि भरत मुनि ने रस के कितने भेद माने हैं, 8 माने। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंथर, दीर्घ सूत्री, सत्वर या मंदाक्रांता। तो देखो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा मंथर, क्या जाएगा, मंथर। उसका एक ही शब्द में है, दीर्घ सूत्री नहीं है, सत्वर, मंदाक्रांता ये कोई शब्द ही नहीं बनते यहाँ, ठीक है ना। इसके लिए मंद गति से काम करे, मंथर जो मंद रूप से आगे बढ़े। नदी का जल ठंडा है, नदी का जल ठंडा है। अब ये बहुत विडंबना वाला क्वेश्चन, इसका सामान्य बहुवचन बताएं, बताएं जल्दी से। देखो नदियों का जल ठंडा अच्छी बात है, लेकिन नदियों, ये जो लिखा है ना ये गलत लिखा है। सभी नदी, भाई नदियों का बहुवचन नहीं बनेगा। बहुवचन किसका बनता है, संज्ञा का बनता है। संज्ञा यहाँ पर क्या है, नदी है तो जल है, भाई जल का बहुवचन बनेगा नहीं, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है। जल जो है पदार्थवाचक संज्ञा है, यहां बहुवचन बनेगा किसी संज्ञा का, पहले तो ये दिमाग लगाया करो। संज्ञा यहां पर आपको दिख रही है नदी,
और दूसरा ठंडा। भाई ठंडा का कोई बहुवचन नहीं बनता, नदी का बहुवचन बनता है, और नदी का बहुवचन क्या बनता है? नदियों, ये बनता है प्लूरल। बात समझ पा रहे? समझ रहे ना? ठंडा जो है ये पदार्थवाचक संज्ञा, उसका क्या बहुवचन बनेगा? नदी का बनेगा, है कि नहीं? तो सभी नदी, और ये बहुवचन ही नहीं बना, जलों होगा नहीं, तो नदियों का जल ठंडा है। दैट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर होगा। देखो इतना मस्त पेपर आपका है, मेरे हिसाब से तो पूरे नंबर मिलना चाहिए थे आपको, इतना भी कठिन नहीं दिया हमने टेस्ट यार। नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा करें। उसका सारा सौंदर्य उसकी खाली स्थान में है, आंखों में, बोल बालों में, हंसी में या मुखमंडल में। तो इसको वाक्य को सीधा राइट आंसर उसकी हंसी में है ना, कि उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है, क्योंकि आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, कोई भी हो। तो आंखों से सुंदरता नहीं है ना, बालों से भी नहीं है, हंसी से। हंसमुख चेहरा अपने आप हमेशा सुंदर लगता है, कोई भी हो, ठीक है ना। धुंधला, धुंधला शब्द में विशेषण क्या है? संख्यावाचक विशेषण है क्या? भाई संख्या दिख रही है आपको कहीं? क्या नहीं दिख रही? गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक सर्वनाम दिख रही धुंधला में ऊपर? नहीं यार, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर हो गया कि गुण। गुण मतलब यहाँ पर धुंधला दिखा है ना। गुण का मतलब क्या होता है? गुण, दोष, आकार, ये सब चीजें देखी जाती है उसमें, तो गुणवाचक है ना, ध्यान रखिएगा। कौन सा शब्द एक वचन है? आंसू, मेरे आंसू टप टप गिरे, ये बहुवचन है भाई, है ना। क्यों? क्योंकि ये बहुवचन है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, भाई प्राण पखेरु उड़ गए, ऑलवेज अ प्लूरल। आप बड़ी कृपा हुई भगवान श्री कृष्ण प्यारे, जो आपके दर्शन हो गए। दर्शन हुआ नहीं, दर्शन हो गया नहीं, दर्शन हो गए, ये भी बहुवचन है। तो जब ये सब बहुवचन है तो ये कई बच रहा आकाश कितना ऊपर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यही सिंगल एक वचन फॉर्मेट में आपको दिख रहा है। अलभ्य, अलभ्य, अलभ्य। अब देखो मैं एक बात बहुत अच्छी बताता हूं, कई बच्चों को कई सारी बातें मेरी बहुत बुरी लग जाती होंगी, मैं डांटता या सब चीजें हर चीज, लेकिन वही बच्चे अगर ध्यान से पढ़ रहे होंगे और उनने पढ़ा होगा और ये टेस्ट लगाया होगा, वो फिर सब भूल जाएंगे कि सर डांटते हैं, सर गुस्सा करते हैं, सर चिढ़ जाते हैं, खराब बोलते हैं। आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि हाँ यार, जो पढ़ाया है वो टेस्ट में जबरदस्त आया है कि नहीं? तो अलभ्य का विलोम सुगम, सहज, सरल, सुलभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुलभ। जहां लाभ ना हो अलभ्य, जहां अच्छे से लाभ हो वो सुलभ। सुगम जहां अच्छे से जाया जा सके, सहज जो आसानी से आसान है, सरल है, तो ये कोई नहीं होंगे, ठीक है। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहा है। वो हमेशा, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहा है। वाक्य में अव्यय पद क्या है बताइए? वह हमेशा अपने गीत। देखो अव्यय पद का मतलब होता है जो व्यय ना हो, यानी कि जिसमें विकार यानी कि परिवर्तन, जिसमें विकार या परिवर्तन किसी भी कंडीशन में ना आए। अगर उत्तर ना बने तो अव्यय की परिभाषा पता होना चाहिए, ध्यान रखना। तो यहां पर जिसमें विकार परिवर्तन किसी कंडीशन में नहीं आता वो शब्द है हमेशा। हमेशा हमेशा रहता है, ठीक है ना। तो यहां अव्यय क्या है? हमेशा, अव्यय पद है हमेशा। बालोचित, बालोचित का संधि विच्छेद क्या होगा? आपने लिखा बालोचित, तो ये राइट आंसर आपने लिखा। ओ की मात्रा बन रही है, तो आप इसका करोगे बाल धन उचित, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल धन उचित। बोलोचित, बोलोचित हो जाएगा। बालाधनचित, बालाचित हो जाएगा। हमें बनाना है बालुचित। बाधन लोचित, ये बा का कोई अर्थ नहीं है इसलिए गलत हो गया, तो सार्थकता होना चाहिए। बाल और उचित दोनों क्या है? सार्थकता है। बालोचित, और यहाँ पर ओ की मात्रा आपको दिख रही है ना। तो ओ की मात्रा से हमको समझ में आ रहा है कि कौन सी संधि है? गुण स्वर। कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि, है ना। ए ओ आर, ये क्या है? गुण स्वर संधि यहां पर हो गई। अवनी, अवनी का विलोम शब्द क्या है? देखो अवनी का मतलब क्या होता है? धरती। बात समझ पा रहे है ना। धरा,
शशांक, अंबर, सितारा। तो देखो धरती का विलोम आपको पता होना चाहिए अंबर। ये धरती, ये गगन, ये अंबर, ये सितारे, ऐसा गाया कि नहीं गाया किसी ने? तो धरती का विपरीत क्या है? अंबर। ध्यान रखना, अंबर यानी कि आकाश, और धरती का मतलब होता है अवनी। तो बात यही है कि विलोम शब्द उसी रेंज में जाता है, अंबर का अवनी, है ना, धरती का आकाश, भाई तद्भव का तद्भव और तत्सम का तत्सम। ठीक है, ये तो नहीं होगी। शशांक मतलब क्या होता है? शशांक का मतलब चंद्रमा होता है, सितारा मतलब सितारा होता है। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। रेखांकित शब्द में, गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली, गगनचुंबी। क्लियर हो गया आपका राइट आंसर, तत्पुरुष समास हो गया। क्यों, क्या कहा आपने? गगन को चूमने वाली मतलब बहुत ऊंची ऊंची, तो को कर्म तत्पुरुष हो गया, है कि नहीं? या द्वितीय तत्पुरुष इसको कहेंगे। कर्म धाराएं में उपमेय उपमान का कॉन्सेप्ट होता है, वो यहां है नहीं। द्विगु में पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान होते हैं, वो है नहीं। अव्ययी में भाई पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है ना, वही पद प्रधान होता है, तो वो भी नहीं है। तत्पुरुष है जिसमें कारक चिन्ह आपको देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आंखें चार होना, रुको ना आंखों से आंखें चार होने दो, सुना है कि नहीं? आंखें चार होना, ये मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रेम होना, दृष्टि गिरना, रतौंधी होना, परेशान होना? नहीं, ये सब नहीं है। हे डार्लिंग, सुना है ना वो गाना? आंखों से आंखें चार होने दो, यानी कि प्रेम होना। ठीक है, तो प्रेम होना यहां पर इसका राइट आंसर होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका मूल स्थान कहां है? वाराणसी, इलाहाबाद, आज की डेट में प्रयागराज, कौशाम्बी या मथुरा? तो सबको ध्यान है, इनका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है इलाहाबाद से थे। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए, जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए, इसमें कौन सा अलंकार है? सेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। देखो अनुप्रास तो है, देखो क्या लिखा, जननी तू जननी भाई, ठीक, विधि सन कछु ना बसाए, तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर लाटानुप्रास है। क्या हो जाएगा? लाटानुप्रास। पूरे पूरे शब्द की जब आवृत्ति हो जाए तो वो क्या है? लाटानुप्रास। ठीक, आप निःसंकोच चले जाओ, आप निःसंकोच चले जाओ, त्रुटि सुधारने के लिए निम्नलिखित में से सही वाक्य को छांटे। आप निसंकोच चले जाओ, तुम निसंकोच चले जाइए, ये क्या है? तुम है ऊपर जाइए है, मजा नहीं आया। आप निसंकोच चला जाओ, आपके साथ चला जाओ कैसे आएगा रे? आप निसंकोच चले जाइए, अच्छा सा लगा। आप निसंकोच चले जाएगा, जाएगा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बढ़िया करेक्ट रूप से आपको दिखना चाहिए यहां पर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर यहां होगा। अगला, जिसे जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे क्या कहा जाएगा? सिद्ध ना किया जा सके, अप्रामाणिक, अप्रामाणित। सिद्ध ना किया जा सके, किया जा चुका ना हो, वो प्रमाणित होता है। अनुप्रमेय, अप्रमेय, अप्रमाणिक इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। अच्छा चलो ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये था। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा हाँ ठीक है, अप्रमेय आएगा, अप्रामाणिक नहीं होगा। जो एक शब्द के लिए एक शब्द आप देखते हैं, आपको लूसेंट में से पढ़ लेना है ये, ठीक है, अप्रमेय आ जाएगा। ठीक, बाकी के नहीं होंगे। वह आया और मैं गया, समुच्चय बोधक शब्द बताइए जिसने समुच्चय बनाया है, वो तो क्लियर दिख गया आपको। और ठीक है ना, वह नहीं है, आया नहीं है और गया नहीं है, तो एक वाक्य ये है, ये जुड़ा है और से, दोनों समुच्चय बोधक कहलाते हैं, जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो और यहां पर राइट आंसर, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो करेगा, क्रिया विशेषण है? नहीं यार, क्रिया विशेषण कैसे हो? कौन सी क्रिया की विशेषता बता रहा है? संकेत वाचक सर्वनाम,
संबंधवाचक सर्वनाम, गुणवाचक, भाई गुण तो यहाँ पर है नहीं, तो चलो भैया ए गया और डी गया, द राइट आंसर आपका निकल के आएगा सी। संबंध बता रहा है कि जो करने वाला है वही भरने वाला है, ध्यान रखना, आप जो करोगे सो भरोगे। संबंध है एक बात का दूसरी बात से, ठीक है, संकेतवाचक नहीं है कि ये वो ये संकेतवाचक होते हैं, ठीक है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय के सूल। छंद पता करना है, अच्छी बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब सुनो ध्यान से, यहां उन्नति जब आप बोल रहे हो तो यहां उन्नति पे ऊपर आप बल देते हो, आपने कहा उन्नति, ऐसा कहा ना, उन्नति, और यहां भी तो ऊपर ये डबल आ जाएगा क्योंकि इसके आगे ये आधा अक्षर है, और यहां भी ये डबल हो जाएगा। अब आप गिनो फिर से, 1 और 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 और 1 13, ठीक, और यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। बताओ भैया क्या हो जाएगा उत्तर? क्लियर हो गया? 13 11 के हिसाब से 24 दोहा राइट आंसर, ठीक है ना, पता है आपको 13 11 24 दोहा, ठीक है, रोला उल्टा हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ हरी गीतिका में तो भाई 28 होती है, ये 24 है ना, ये ध्यान रखना, ये राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए मर्यादा, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? भारतेंदु युग, सायावाद युग, द्विवेदी युग या छायावादेतर युग? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद होना चाहिए, द्विवेदी युग की ये पत्रिका है। नेक्स्ट, नीली कमीज वाले छात्र को एक कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद है। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का भेद, सरल, संयुक्त, मिश्र या आज्ञावाचक। हमने कहा एक काम करो, एक पानी ले आओ, उसको दे दो, ये कर दो, ये क्या कर रहे हैं हम, ये क्या कर रहे हैं, ये हमें आपको पता है ये सरल वाक्य है, आज्ञावाचक नहीं, ये क्या है, सरल वाक्य है, सिंपल है। नीली कमीज वाले वाक्य को एक कलम दे दो, और यहां पूछा आपसे रचना के आधार पर, ये आज्ञावाचक रचना के आधार पर थोड़ी होता है आज्ञावाचक, लेकिन रचना के आधार पर नहीं है। तो आपसे ये पूछा गया था, आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या बता रहे हैं आप, ये वाक्य ठीक है, आपने कहा ठीक है सर आज्ञावाचक है, आप आज्ञा दे रहे हैं, लेकिन यहां क्या लिखा, रचना के आधार पर। तो क्या रचना के आधार पर आज्ञावाचक होता है कि नहीं होता है? अन्य भेदों में होता है, ठीक है। तो यहां पर रचना के आधार पर तो 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो भाई मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य यहां पर किसी एंगल से नहीं दिख रहा, वो सरल वाक्य है, साधारण, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जिसके पास कुछ ना हो, बुंदेलखंडी में जिसके पास कछु न होए, उसके लिए एक शब्द क्या है, असक्षम, अकिंचन, अज्ञ, असमर्थ, क्या होगा? तो देखो, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, किंचित मात्र चीज जिसके पास नहीं है वो है अकिंचन, यानी जिसके पास कुछ नहीं है। सक्षम ना हो, जो समर्थ ना हो वो असमर्थ, ठीक। अब देखो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यहां से पद्य को ध्यान से पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। लेकिन चूंकि हम आपको टेस्ट नहीं दे रहे, टेस्ट तो आपने कर लिया, हम आपको यहाँ सॉल्यूशन बता रहे हैं कि सॉल्यूशन किस तरीके से आपको करना था। कई बार हम क्या करने लगते हैं, पूरा उठाया पद और लगे पढ़ने, ये नहीं करना है। करना क्या है, की पॉइंट्स पकड़ना है आपको। जैसे यहां पर प्रश्न, डायरेक्ट ये प्रश्न पढ़ो क्या लिखा, पद्यांश लिखा है, अच्छी बात है, पहले प्रश्न पढ़ो। मृत्यु के विषय में कवि क्या विचार करता है? कौन सा विषय? मृत्यु के विषय में। अब यहां मृत्यु देखो कहां पर लिखा है, मृत्यु कहां लिखा है, ये लिखा, बात समझ पा रहे? तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे, जीना है तो मरने से नहीं डरो रे, ये लिख रहा है। फिर क्या कह रहा है, फिर मृत्यु यहां पर है, छोड़ो मत तो अपनी आप शीश कड़ियां झुकनाने पर, 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता, यहां है, इतना है मृत्यु के विषय में, तो उसको पढ़ो आप। 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है तो एक ही बार मरता है, तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे, जीना है तो मरने से नहीं डरो रे। इसका मतलब है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलत, ये बुंदेलखंडी में कहावत, मतलब आपको बड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलती है, उसी को कहा जाता है कुछ करना है तो मरना है, मतलब थोड़ा सा मेहनत लगेगी आपको। कभी का मत है
कि मृत्यु एक बार ही आती है, उससे डरना नहीं चाहिए। मृत्यु एक ही बार आती है, उससे डरना चाहिए। ये कैसे हो जाएगी बात? मृत्यु बार बार आती है, उससे डरना ही चाहिए? नहीं, मृत्यु बार बार आती है, उसे डराना नहीं चाहिए। एक कैसे चीजें हैं? वो तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर कट राइट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पर सही होगा। तो छोड़ो मत अपनी आन, शीश कट जाए, मत झुको अनय पर, भले व्योम फट जाए। दो बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है। तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे, जीना है तो मरने से नहीं डरो रे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, मनुपुत्र कौन है? अब यहां मनुपुत्र देखो कहां लिखा है, ये है, यहां आ रही लाइन। तो मनुपुत्र कौन है, डायरेक्ट की पॉइंट। अब क्योंकि हम अगर यहां समय खराब कर दें, सुनना ध्यान से, पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे, फिर उत्तर पढ़ रहे, फिर प्रश्न ढूंढ रहे, कितना समय लगेगा आप खुद बताओ। तो इनको सॉल्व करने का तरीका होता है, फाइंड द कीवर्ड इन द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में कीवर्ड है उसको पकड़ो और वही कीवर्ड फाइंड करो, कहां, सीधा जाकर के पद्य में, तो उत्तर मिलेगा। ठीक, मैं ना वह जो स्वप्न से। अब यहां आपको पता है कि मनु नहीं मनुपुत्र है, यह सामने जिसकी कल्पना की जीव में भी धार होती है। बाण ही होते विचारों के नहीं, केवल स्वप्न के हाथ में भी तलवार होती है। तो मनुपुत्र समस्त पक्षियों और कवि के लिए कहा गया है, समस्त मनुष्यों और कवि के लिए नहीं कहा गया है। समस्त मनुष्यों और कवि के लिए कहा गया है, और समस्त पशुओं और कवि के लिए कहा गया है। मनु नहीं मनुपुत्र है, यह सामने जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार है। तो कल्पना की जीभ में धार किसकी होती है बेटा? कवि के होती है, वो तो ठीक है। मनुपुत्र किसके लिए कहा गया? मनुष्य के लिए ही कहा जाएगा, आप कैसी बातें कर रहे हो? तो समस्त मनुष्य और कवि वही होंगे मनुपुत्र। कौन सा पक्षी मनुपुत्र हो जाएगा? मनु शतरूपा से मनुष्य ही जन्मे हैं, है ना। यहां लिखा है नहीं, इस कारण गलत हो गया। पशुओं के लिए थोड़ी कहा जाएगा ये। ठीक, फिर ये देखो, कवि के अनुसार कौन अपने आप उलझने पैदा कर फंसता है? अपने आप उलझने पैदा करके कौन फंसता है? तो उलझने पैदा करके कहां लिखा है? यहां देखो, पढ़ो पकड़ो, कहां लिखा? ये लिखा फंसता है, ये मिल गया, है कि नहीं। और ये यहां से शुरू है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता है और फिर बेचैन हो जगता है, ना सूता है। यहां लिखा आदमी रातों यूं कहने लगा मुझसे गगन चांद, आदमी भी क्या अनोखी जीव होता है, अनोखा जीव होता है। कौन? आदमी। उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता है, कौन? ये आदमी। तो राइट आंसर क्या जाएगा? आदमी। बिकॉज आपको हल करते समय क्या है, अपने आप उलझने पैदा कर फंसता है। यहां देखो, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता है, कौन? आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदमी। पूरा क्या पढ़ना है आपको, कोई मतलब ही नहीं है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदमी। अब पूरा थोड़ी आप पढ़ते रहोगे, कितना टाइम लगेगा पढ़ने में, आपको सोचो, समय खर्च होता है, वही समय आपको बचाना। विद इन 45 सेकंड आपको निशान लगा करके आगे बढ़ना है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट आपको हल करना, केवल हिंदी नहीं है। हिंदी का वेटेज है बड़ा, हम मान रहे हैं, लेकिन हिंदी आपकी 70 नंबर की 50 मिनट में होना चाहिए मेरे हिसाब से, जल्दी। तब वो 180 मिनट में, यानी कि 180 मिनट में 200 क्वेश्चन आप कर पाओगे, ये ध्यान रखना। ये देखो आए है, ये हम पूरी इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये पढ़ने का मेरा मन है। ठीक है, ये कविता अच्छी इसलिए हम पूरा पढ़ेंगे। उत्तर भली आपको दे दे रहे हैं। केवल 5 क्यों मांगे, केवल 5 गांव क्यों मांगे गए होंगे? केवल पांडवों के लिए इतने गांव ही काफी थे, इतने ही गांव उपलब्ध थे, कोई और बात थी? पढ़ो पूरा, ये बड़ी अच्छी बात है। महाभारत कामायनी का है शायद, ये जयशंकर प्रसाद जी का, कि किसका है मुझे ध्यान नहीं आ रहा। यशोधरा कामायनी, जयशंकर प्रसाद जी की कोई रचना है। आशुतोष राणा बड़े जबरदस्त तरीके से इसको व्याख्यायित करते हैं। देखो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें यदि बाधा दो, तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम खुशी से वही खाएंगे। ये पांडव कह रहे हैं, परिजन पर असी न उठाएंगे। तो ये देखो तलवार, देखो ये इसका अर्थ भी हम समझा रहे हैं, क्योंकि मेरा मन है यार इसको समझाने, क्योंकि मजा आएगा इसको पढ़ने में, है ना। पांडव कह रहे हैं इससे, पितामह और जो सभा लगी हुई है उस समय का है ये, कि दो न्याय अगर तो आधा दो, और पर यदि उसमें भी बाधा दो, मतलब अगर आप न्याय दो और आधा दो, तो आधा भी पूरा दो।
पर उसमें कोई बाधा ना दो। अगर उसमें भी बाधा दे रहे हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम। पांडव कह रहे हैं कौरवों से तो केवल 5 गांव हमें दे दो और रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उठाएंगे। मतलब हम परिवारजनों पर बिल्कुल तलवार नहीं उठाएंगे, बोले शांति से उसी में खुश हो जाए। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष, समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। दुर्योधन कहने लगा मैं भाई सुई की नोक पे जमीन नहीं दूंगा। दुर्योधन वो भी ना दे सका आशीष, समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला। कहने लगा इस ग्वाले को बांध लो भगवान श्री कृष्ण से। और फिर कहा जाता है जब नाश मनुज पतन पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यानी कि ये बहुत अच्छी बात है, आप सीख लेना कि जिस मनुष्य का नाश निकट आ गया हो, सुन लो मैंने क्या कहा, जिस मनुष्य का नाश उसके क्या निकट आ गया हो, तो निश्चित मानिएगा उसका विवेक, बुद्धि विवेक जो है, बात करने की तौर तमीज जो है, ये मर जाती है। ये ध्यान रखना, ये उसमें कहा गया। लेकिन ये आपके प्रश्न का उत्तर नहीं है, ये तो आपके लिए एक शिक्षाप्रद चीज थी, इसलिए मैंने पूरा पढ़ाया आपको। लेकिन आपसे केवल 5 गांव इसलिए मांगे गए थे क्योंकि इतने ही गांव उनके लिए काफी था। देखो उन्होंने कहा तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे और परिजन पर अस्सी ना उठाएंगे। अस्सी का मतलब होता है यहाँ तलवार, पीछे आपने पढ़ा हुआ है, समझ रहे ना। बड़ी अच्छी कविता है ये, ठीक है। कभी आशुतोष जी राणा के मुख से आप सुनिएगा, इसमें मजा आ जाएगा आपको। ब्रज की गलियों में कौन क्या बेच रहा है, या ये नहीं पढ़ना है आपको, ये पढ़ना है ब्रज की गलियों में कौन क्या बेच रहा है। शोभा सिंधु ना आत रही, ब्रज की गलियों में देखो, ब्रज की गलियों में कौन क्या बेच रहा है, यहां देखो कहां दिख रहा है, बेचई फिरत दहीरी। ये देखो, देखी आई अज गोकुल, गोकुल यानी कि ब्रज में, घर घर बेचत फिरत दहीरी। तो देखो यशोदा जी ब्रज की गलियों में दही, यशोदा जी तो नंद भवन, शोभा सिंधु न अंत रहीरी, नंद भवन भरी पूरी उमंग चली, ब्रज की बीथिन फिरत बहीरी। देखी आज जाई आज गोकुल में, घर घर बेचत फिरत दहीरी। कह लग कहो बनाई बहुत विधि, कहत ना मुख सहसौ निबहीरी। तो इसका जसुमती उदर अगाध उदधि तय, उपजी ऐसी सबनी कहीरी, सूर श्याम प्रभु इंद्र नीलमणि ब्रज बनिता और लाई गहीरी। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर सीधा है कि लक्ष्मी जी ब्रज की गलियों में दही बेच रही है। बात समझ पा रहे, ध्यान रखना, ध्यान रहेगा ना, इसका सार जो आपको पता होना चाहिए, यशोदा जी नहीं। ये देखो बीथ ही नहीं, ठीक है ना। फिर पढ़ो, इस गद्य को नहीं पढ़ना, पहले तो आप प्रश्न पढ़िए। एकत्रित पंखों का डेडालस ने क्या किया, एकत्रित पंखों का डेडालस ने क्या किया, एकत्रित पंखों को वह अपने घर ले आया, ठीक है। तो पहली चीज ये की पॉइंट पकड़ो और उत्तर दो, ज्यादा सोचने में से, क्योंकि समय नहीं होता है आपके पास, क्योंकि एकत्रित पंखों को वो अपने कहा ले आया, घर ले आया। अब पूरा पढ़ते आप कितना टाइम लगता, कम से कम 1 मिनट लग जाता। एक दिन डेडालस खेतों से गुजर रहा था, उसने रास्ते में पक्षियों करते हुए पंख देखे, उसने पंखों चुनकर एकत्रित किया, फिर वो घर ले आया। लेकिन इतना फिर किसके पास समय है। तो की पॉइंट पकड़ो कि एकत्रित पंखों को डेडालस ने क्या किया, एकत्रित पंख, ये कीवर्ड था। नेक्स्ट, अरे बाप रे, ये देखो बहुत बड़ा आया, ये ही नंबर कटते हैं अगर यहाँ आपने अच्छे से स्किल कर ली तो। अब देखो पूरा नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है ना, पूरा नहीं पढ़ना, हम सीधा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या लिखा है, अंग्रेज डॉक्टर ने दवाइयों से लदे 20 गधों की बजाय एक हंसोड़ को ले जाने की अच्छा माना, क्यों माना। तो यहाँ है अंग्रेज डॉक्टर दवाइयों से लदे 20 गधों की बजाय हंसोड़ा यानी कि हंसों का जो जोड़ा है उसको ले जाने को अच्छा क्यों माना। अब देखो यहां पर मिलेगा, डॉक्टर ह्यून कहते हैं कि आनंद से बढ़कर कोई मूल्य नहीं है संसार। यहां देखो माना, पढ़ो। देखो अंग्रेज डॉक्टर कहता है कि किसी नगर में दवाई लदे हुए 20 गधे ले जाने की अपेक्षा एक हंसोड़ आदमी यानी कि जो बड़ा हंसता और हंसाता उस आदमी को ले जाना ज्यादा लाभकारी, क्योंकि हंसी शरीर के लिए स्वास्थ्यकारी है ना। और एक साथ वह शरीर और मन को प्रसन्न करती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है, रक्त को चलाती है, अधिक पसीना लाती है। हंसी एक शक्तिशाली पाचन दवा है, ऐसी वो बात कर रहा है। मतलब हंसी की विशेषता बता रहे, इतने में समझ में आ गया होगा। दवाइयां महंगी पड़ती है नहीं,
गधे बहुत परेशान करते, नहीं। हंसोड़ व्यक्ति बीमारियों को हंसी से भगा देता है, हंसोड़ गधे से कम नहीं होता, नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी क्लियर हो गया। तो भाई जो हंसोड़ व्यक्ति होगा खुद हंसेगा, दूसरे को हंसाएगा, और हंसने से क्या हो जाता है, उल्टा दवाई जो कई सारी बीमारियां वो भाग जाती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पूरा नहीं पढ़ना, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। प्रश्न है, धरती पर कितना भाग पानी है? धरती पर कितना भाग पानी है? तो देखो, धरती पर हमारे शरीर में 3 भाग जल, 3 भाग जल का है, उसी प्रकार धरती पर 3 भाग जल का है। तो यहां देखो कितना राइट आंसर है, 3 भाग। क्लियर दिख गया? कीवर्ड पकड़ो, धरती पर कितना भाग जल का है, तो देखो यहां से राइट आंसर मिल गया। अब पूरा पढ़ोगे आप तो फिर तो अपन तो मतलब पगला विद्यार्थी कहलाए कि पूरा पढ़ रहे हैं फिर लगा रहे हैं, इसी एक क्वेश्चन में समय लगेगा। तो सॉल्व करने का तरीका है, फाइंड द कीवर्ड एंड राइट क्लियर द आंसर, ध्यान रखना। अब चलो इसका आप बताओ, हरियाली किसके कारण होती है? दो तीन क्वेश्चन और आपके। हरियाली किसके कारण होती है? हरियाली हरियाली हरियाली, जल के कारण हरियाली है, ये लिखा देखो, जल के कारण हरियाली है। कीवर्ड हरियाली, तो किसके कारण है? जल के कारण, ठीक है ना। इसका राइट आंसर मैंने आपसे कहा, हरियाली किसके कारण होती है, कीवर्ड क्या हो गया? हरियाली। अब हरियाली कीवर्ड कहाँ है? ये है, और क्या लिखा आगे? जल के कारण हरियाली है। तो राइट आंसर आपको पता चल गया भाई, जल के कारण। अब पूरा तो नहीं पढ़ना पड़ा, ठीक। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर के नीचे दिए गए बहुविकल्पों, फिर से वही चीज, ठीक है। हमारे पास समय नहीं है बेटा पढ़ने का, हम अच्छे विद्यार्थी हैं, बुद्धिमान विद्यार्थी हैं, तो पहले क्वेश्चन पूछेंगे हम कि विदेह की राजधानी कहाँ है। क्वेश्चन यह है, विदेह की राजधानी, चलो पकड़ो। विदेह की राजधानी, विदेह 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 विदेह, मिथिला विदेह की क्या है? राजधानी है। देखो यहाँ पर राइट आंसर हो गया मिथिला। 2 मिनट लगे आपको, 2 मिनट कहाँ लगे, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, 2 सेकंड लगे। मिथिला, ठीक, क्या? मिथिला, ये राइट आंसर होगा। तो कीवर्ड पकड़ना है आपको, और इस गद्य को पढ़ो। नहीं है समय हमारे पास, सीधा कह देना, आप पेपर देखे कि नहीं पढ़ना है। क्यों? हम अपनी बुद्धि से काम करेंगे। कैसे? ये धन से वंचित होने पर भी हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन है, धन से वंचित होने पर, ये है कीवर्ड। अब जहां भी धन से वंचित होना दिख जाए, परोपकार, भूख, धर्मशालाएं, धन से वंचित, देखो ये लिखा धन से वंचित है। यदि हम प्रभु की कृपा से धन से वंचित हैं, तो तन मन से भी हम दूसरों की भलाई कर सकते हैं। अशिक्षितों को शिक्षा दान दे सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो यही सच्चा दान है। तो देखो, अशिक्षितों को शिक्षा और तन मन से दूसरों की भलाई। कहाँ लिखा भैया? दूसरों की भुलाई नहीं, दूसरों की भलाई। अशिक्षित को शिक्षता का दान, दूसरों की भलाई, शिक्षा नहीं दे सकते, इस कारण गलत हो गया। दूसरों की भलाई, शिक्षित को शिक्षा दान। शिक्षितों को कैसे? अशिक्षितों को देंगे बाबा हम तो यार। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बताओ, मजा आया आपको? तो ये रहा आपका पूरा पेपर। हमने आपको पूरा सब इंस्पेक्टर का पेपर जबरदस्त व्यवस्थित तरीके से आपको सॉल्व करा दिया। आई होप आपको आया होगा मजा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि जब मैं पढ़ाता हूं तो कई सारे विद्यार्थियों को हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण मेरा व्यवहार सही नहीं लगता, तो कई बार गुस्से में मुझे कुछ बोल आता है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और दूसरी बात कि अगर मान लो कुछ कह भी देता तो ये ध्यान रखा करो कि सर हैं, अगर बात है तो सर हैं, अपने सर हैं, बस पढ़ाते भी तो हैं आपको। आप बताओ, ये 70 के 70 क्वेश्चन जो आपने किए हैं, टेस्ट हमने पूरा सॉल्व करा दिया। जिस बच्चे ने पूरी क्लास ली होगी, मैं गारंटी ले रहा हूं, उसके मुश्किल से है कि 1-2 नंबर कटा होगा, मुश्किल है कि 1-2 नंबर कटा होगा। 68 प्लस हर बच्चा ले गया। और ये स्तर जो मैंने दिया था, ये पिछली बार जो एसआई का पेपर हुआ था उससे थोड़ा सा अच्छा स्तर है, समझ रहे ना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।